खुद को जानो, पहचानो और खुद को विश्वास रखो, खुद के कन्विक्शन पे कन्विक्शन रखो। हमें क्या होता है, दुनिया में सब पे भरोसा है अपने आप को छोड़ के। करेक्ट। और जो आपके लिए आपकी दुनिया बदल सकता है वो आप खुद हो। करेक्ट। गाइस, आज के हमारे जो मेहमान हैं वो इंस्टाग्राम पे अपनी वाइफ के साथ में बर्बाद जिंदगी करके बहुत रील्स बनाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी जिंदगी आबाद कर रहे हैं वो एंडलेस है। सो प्लीज वेलकम मेरे छोटे भाई और फाइनेंस के सुपरस्टार, वन ऑफ द सुपरस्टार, अनंत। अनंत, हाउ आर यू? वेरी गुड भैया, यार क्या इंट्रोडक्शन दिया आपने, जिस जोश से दिया मेरे में भी पावर आ गई ऐसा लग रहा है। क्या स्वीट ऑफ यू यार, यू आर बीइंग वेरी काइंड टू मी। थैंक यू सो मच। सो शुरू करें आज की कॉन्वर्सेशन? बिल्कुल शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ जी। सबसे ज्यादा मैं आपसे मिलने के लिए एक्साइटेड जब फर्स्ट टाइम मिला था इसलिए था क्योंकि आपका डेडिकेशन लेवल देख के हमें मोटिवेशन मिलता है। 3 वीडियोस पर डे विदाउट फेल, चाहे आप कहीं घूम रहे हो कहीं बाहर हो, इस लेवल का डेडिकेशन मैंने रेयरली किसी में देखा है। तो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम यू एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इंस्पिरेशन टू अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स लाइक मी। थैंक यू सो मच अनंत। चलो, पर आज का ये जो कॉन्वर्जेशन है बेसिकली अनंत के बारे में जानने के लिए। तो अनंत, मैं ये चाहता हूँ कि यार जब हम कॉन्वर्जेशन ये शुरू करें, लेकिन उससे पहले जितने व्यूअर्स हैं वो अनंत का एक फेस जानते हैं, फाइनेंस वाला, जिसमें अनंत फाइनेंस की वीडियोस बनाता है, फाइनेंस के बारे में बोलता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट एंड क्रिस्प में अपनी लाइफ, आपकी लाइफ के बारे में, इनिशियल डेज से लेके अब तक, अनंत से लेके अनंत द फाइनेंस सुपरस्टार बनने तक का जो जर्नी है वो क्रिस्पी अगर आप सुना दें तो उसके बाद हम लोग कॉन्वर्सेशन शुरू करेंगे। सो फाइनेंस की जर्नी, rather मेरी पर्सनल लाइफ में ग्रोथ की जर्नी स्टार्ट होती है 6th क्लास से। ओके। उस समय तक मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था और मुझे इतना भी याद है कि एक 8th क्लास में एक ऐसा सेशन का हुआ था कि हमें जाना था क्लास में, हिंदी की कुछ लाइंस पढ़नी थी, उसके ऊपर हमें मार्क्स मिलने थे। मैं वहाँ पे स्टेज पे गया, सामने गया सबके, और मैंने लाइंस पढ़नी स्टार्ट की। मेरे हाथ कांप रहे थे, मैं पूरा ठंडा पड़ चुका था। और जब मैं रिटर्न में आया था, मेरा बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम था शिव रतन सिन्हा, वो मेरे हाथ को छूता है और वो कहता है अनंत तेरे को हुआ क्या? वो था मेरा स्टेज फियर। उस लेवल से ऐसा नहीं है कि मेरे को बोलना पहले से आता था या आई वॉज कंफर्टेबल ऑन स्टेज या फिर इन फ्रंट ऑफ कैमरा स्टार्टिंग से, तो उस लेवल के फियर के साथ मैं स्टार्टिंग की लाइफ अपनी जी रहा था। उस समय मुझे समझ आ गया कि हार का कोई वजूद नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जिस समय आप जीत जाओगे सब आपको जीता हुआ मान लेंगे। आप हारते चलो, जितनी बार हारना है हारते चलो। बहुत रातों की मेहनत के बाद वो रात आएगी जिसमें लोग कहेंगे ये रातों रात सक्सेसफुल हो गया। बहुत बढ़िया। तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो ये थी इनिशियल लाइफ। फिर मुंबई गए, मुंबई में जाके ENY से मैंने इंटर्नशिप करी, CA किया, उसके बाद कुछ जॉब करी फाइनेंस में। फिर बैक टू कोटा आके अपने इन्वेस्टमेंट के बिजनेस को स्टार्ट किया। साथ ही साथ जब एक बार बिजनेस एक जगह ग्रो हो गया, डिसाइड किया व्हाट नेक्स्ट, तो वहां पे यूट्यूब की एंट्री हुई और इस तरीके से फिर आगे चलती गई लाइफ। अच्छा, बाय द वे ही इज वेरी गुड इन फाइनेंस, बहुत बड़े बड़े अकाउंट से हैंडल करते हैं, उसके बारे में तो हम बात करेंगे। और मैं जानता हूं कि जब अनंत का नाम आएगा और व्यूअर्स एक्चुअली फाइनेंस के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहेंगे। लेकिन पर्सनली एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, मैं फिर से उस फियर के बारे में आऊँगा, क्योंकि वो फियर ना बहुत लोगों को रहता है। स्टेज फियर इज़ अ बिग फियर। बहुत सारे इंडियंस में, बहुत सारे यूथ को ये प्रॉब्लम है। अगर उनको स्टेज पे खड़ा किया जाए तो वो फेयरली नहीं बोल सकते। तो अगर अनंत से पूछें कि ऐसी कोई 3 एडवाइसेस जो आप आज के यूथ को देना चाहें ताकि वो ना स्टेज फियर को ख़त्म कर दे, तो वो क्या होंगी? सर, सबसे पहले सिर्फ सोचने से तमन्नाओं का घर नहीं मिलता है। हाय हाय। चलना भी जरूरी है मंजिल तक पहुंचने के लिए। करेक्ट। तो आपको अपने फियर को कैप्चर करना है, तो सबसे पहले फियर को फेस करना स्टार्ट करो। आपको लगता है डर, तो सीधा चले जाओ स्टेज पे। हाथ कांपने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मेजोरिटी सामने बैठे उनके भी कांपेंगे हाथ अगर वो स्टेज पे आएंगे तो। पर आप उस फियर को फेस करो। सेकंड, जो बहुत बेसिक है, हमेशा अपनी स्पीच के लिए एटलीस्ट इनिशियल डेज में प्रिपेयर करो। अगर आपको शो देना है 30 मिनट का, तो आपकी उसकी 30 दिन की प्रिपरेशन हो। 30 सेकंड का देना है तो 3 दिन की प्रिपरेशन हो। करो प्रिपेयर, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधे जाके अपने घर पे एक मिरर लगा दो, उसके सामने प्रिपेयर करो, बोल बोल के जोरों से प्रिपेयर करो। अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को फोन करो रात में और उसको समझाओ कि मेरी प्रिपेयर सुन, सारी स्पीच सुन, रात में सुनाओ उसको स्पीच, कोई दिक्कत नहीं है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइफ में जब अपॉर्चुनिटी आपके लिए दरवाजे पे नॉक कर रही हो, उसको ग्रैब कर लो। उसको मना मत करो कि नहीं पहले तुम, कोई पहले तुम नहीं, पहले मैं ही जाऊंगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल है। क्या बात है। फाइनली अब आपके ना फेवरेट टॉपिक पे आते हैं। अनंत, ऑब्वियसली आप अनंत को देखने आए हैं तो आप फाइनेंस की बात करेंगे। मैं सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ अनंत, जितना भी यूथ देख रहा है, जनरली फाइनेंस रिलेटेड एजुकेशन हमारे एजुकेशन फील्ड में है ही नहीं, मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि फाइनेंस जो एजुकेशन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है? और एक्चुअली किसी बच्चे को अगर हमें फाइनेंस एजुकेशन देनी है या लिटरेसी देनी है तो कौन सी क्लास से शुरू करना चाहिए और उसको किस लेवल तक लेके जाना चाहिए ताकि स्कूल लेवल तक आते आते
वो बहुत अच्छे से समझ जाए कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है। इसके बारे में थोड़ा जानना है। बच्चों की फाइनेंशियल एजुकेशन स्टार्ट होती है उनके घर से। स्कूल में नहीं पढ़ाते, इट इज एब्सोल्युटली ओके। स्कूल वालों के पास और बहुत सारी चीजें पढ़ाने के लिए, आप घर पे समझाओ, घर पे पढ़ाओ, क्योंकि मनी ना डेटॉल के ऐसे होता है, 99.9% आपकी लाइफ की प्रॉब्लम खत्म कर देता है अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करो तो। क्या बात है। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है, वो कहते हैं कि यार पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे हमारे लिए वजूद नहीं रखता है। जब तक आप पैसे की रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, वो भी आपके पास आएगा नहीं। तो आपको पैसे की रिस्पेक्ट तो करनी है, और पैसे बहुत जगह आपको काम करता है। जो आप हैप्पीनेस के लिए ढूंढ रहे हो, वहां पे पैसा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो पैसे की वजूद और पैसे का अहमियत बचपन से सिखाओ। ऐसा नहीं कि यार बच्चे ने मांगा 100 रुपए तो अपने सीधे 100 रुपए दे दिए। उसको पता होना चाहिए कि 100 रुपए की अहमियत क्या होती है। अगर उसके खुद के कमाए हुए पैसे होते तो उसकी अहमियत क्या होती है। करेक्ट। मैंने मेरा पहला फोन खुद की कमाई से लिया था। अच्छा, बहुत बढ़िया। पहली अच्छी कार खुद की कमाई से ली थी, दूसरी अच्छी कार खुद की कमाई से ली थी। रूल है कि लाइफ में अगर मैं कार पे स्पेंड करूंगा तो मेरे पापा के पास जाके नहीं बोलूंगा पापा गाड़ी दिला दो। वो मेरा लेजर है, वो मेरे खुद के पैसों से होगा। फोन मेरा लेजर है, मेरे खुद के पैसों से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप मानोगे नहीं, मैं 12th में हेड बॉय था और वो 1100 रुपये वाला फोन लेके घूमता था। मेरे पूरे क्लास में सबके पास बहुत बेहतर से बेहतरीन फोन थे। मैं 1100 रुपये वाला डब्बा लेके घूमता था। कई बार मजाक भी उड़ता था कि यार तू ये क्या लेके घूम रहा है, तू क्या इतने गरीब परिवार से है क्या। बट वो मेरा पर्सनल रूल था कि यार मैं पैसा खुद का ही होगा जब मैं अच्छा फोन लूंगा। इंटर्नशिप लगी EY में, तो हमें मिलते थे महीने के 15,000 रुपए, तब वहां पे जाके एक अच्छा फोन लिया। तो ऐसे कुछ रूल्स बनाओ अपनी लाइफ के कि यार मैं अपने बाप के पैसे पे एंजॉय तो नहीं करूंगा, एटलीस्ट वो पापा के पैसे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बचपन से सिखा दिया ना, तो मेरे हिसाब से मेजॉरिटी काम हो गया। बट फिर भी आपको नहीं लगता कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा फाइनेंस को लेके जागरूकता होनी चाहिए और किताबों में चेंज होना चाहिए, बुक्स में? देखो, मेरे लिए बोलना बहुत आसान है, बिल्कुल होना चाहिए। बट आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आज के दिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमारे पास इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर्स पड़े हैं, पेंडिंग है, वो आते आते, और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चेंज होने में टाइम लगता है। हम कुछ नहीं कर सकते। अभी भी हम वैसे ही पढ़ा रहे हैं जैसे पहले पढ़ाते थे, और बहुत ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। वो ग्रेजुअल स्पीड से ही होगा। एक ऑप्शन ये होता है कि हम रोते रहे कि भैया एजुकेशन में नहीं है, हम क्या करें, हमारी क्या गलती है। दूसरा होता है कि हम खुद एक्शन ले लें अपने घर से। और आज के दिन तो इतने प्यारे प्यारे यूट्यूबर्स हैं, आप भी फाइनेंस को कवर कर चुके हो। आपके 1.5 करोड़ लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं। आपके उस वीडियो पे आई एम वेरी श्योर करीब 50 लाख से ऊपर व्यूज है। करेक्ट। तो आप देखो ना बेसिक वीडियोस यार, यूट्यूब पे बना दो, यूट्यूब दिखा दो अपने बच्चों को, दिखाओ फाइनेंस, दिखाओ क्या है। सब अवेलेबल है। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग एक्सक्यूजेस, एक कारण जान लो कि क्यों उसकी जरूरत है, आपका काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और चीज मैं जानना चाहता था। तो फाइनेंस की बात आती तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही सोचता है, तो फाइनेंस का मतलब सिर्फ इन्वेस्टमेंट है या उससे बियॉन्ड भी है? फाइनेंस वे ऑफ लाइफ है। ये आपके इंश्योरेंस से स्टार्ट होता है, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस से स्टार्ट होता है, आपके इमरजेंसी फंड से स्टार्ट होता है, फिर जाके चौथा नंबर आता है आपके इन्वेस्टमेंट्स का। तो फाइनेंस एक बहुत वास्ट चीज है। पहले 3 चीजें आने के बाद आपके पास इन्वेस्टमेंट आता है, और उसके बाद इवन लोन प्लानिंग भी आपके फाइनेंस का पार्ट होता है। कौन से लोन गुड लोन से, कौन से बैड लोन से, लोन्स की इंटरेस्ट रेट कैसे कम कराई जाती है, कैसे बैंक के साथ बात करी जाती है। अगर बैंक में हम फंस जाए तो हर एक बैंक में एक येलो कलर का कंप्लेंट का रजिस्टर होता है, जो हर बैंक वाले को रजिस्टर को, अगर कोई कंप्लेंट आ चुकी है तो आरबीआई को रिपोर्ट करना होता है। 60 दिन में सॉल्यूशन नहीं आया तो आरबीआई उस पर ऑडिट करेगा कि भैया तूने सॉल्व क्यों नहीं किया। तो ये सब कुछ फाइनेंस का पार्ट है। ईच एंड एवरीथिंग जहां पे पैसा इन्वॉल्व है, जहां पे आप पैसा बचा सकते हो, पैसा बढ़ा सकते हो, अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हो, अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हो, अपनी फैमिली की वेलबींग का टेक केयर कर सकते हो, सब फाइनेंस है। क्रेजी। अच्छा, आप इन्वेस्टमेंट पर आते हैं, क्योंकि जनरली लोग वो पूछते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट से पहले भी यू साइड की 3 फैक्टर और है, तो उस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट पे आते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उनका मुझे लगता है कि फेवरेट एक टॉपिक रहेगा। बट फिर भी अगर किसी को टर्म इंश्योरेंस लेना है, आज की यंगर जनरेशन को, जो कि 20-22 साल के होंगे, जो कमा तो रहे हैं, कि क्या उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस और ये जो जनरल इंश्योरेंस है, या फिर हम टर्म इंश्योरेंस कहेंगे, वो इम्पोर्टेंट है? और है तो उनको शुरुआत कितने पैसों से करनी चाहिए? मतलब कितने का टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस करवाना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस आपको तब हेल्प करता है जब आप इस दुनिया में नहीं है, आपकी फैमिली को सिक्योर करेगा। तो जो आपकी इनकम है, मल्टीप्लाई इट बाय 10, मैक्सिमम 20, इतना आपका टर्म इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। जितना जल्दी लेंगे उतना फायदा होगा। जितने राइडर्स ऐड करने, सब कुछ टर्म इंश्योरेंस में करना है, क्योंकि इसका प्रीमियम फिक्स्ड रहता है। सेकेंड, हेल्थ इंश्योरेंस। आप रफली अगर 5 से 10 लाख रुपए का भी इनिशियल हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखे तो इट्स मोर देन इनफ। और अगर आपकी इनकम या आप जो कमा रहे हो साल का वो 50 लाख या 1 करोड़ के ऊपर का है, आप हेल्थ इंश्योरेंस छोड़ भी सकते हो, सेल्फ इंश्योरेंस कर लो। हेल्थ इंश्योरेंस जितना अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट करते जाओगे तो 12 साल बाद जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस है उसका 3 टाइम आपका कॉर्पस ऑलरेडी इकट्ठा हो जाएगा। आप सेल्फ इंश्योरेंस भी कर सकते हो, पर अगर आपकी 50 लाख के नीचे की इनकम है तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा लेना है जिस समय आप बेड पे होगे।
आपकी फैमिली को सपोर्ट करेगा। करेक्ट, बहुत काम आएगा। 5 लाख रुपए करे लो, कोई दिक्कत नहीं है। एडिशनल आपको राइडर्स मिलते हैं, उसमें अपने आप एड ऑन्स होते रहते हैं, तो सफिशिएंट होता है, बट थोड़ा जरूरी है। तो ये जितने भी यंगर जनरेशन है ना, 18, 20, 22 साल की, जिन्होंने अभी कमाना शुरू किया है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें आप आज से टर्म इंश्योरेंस, मुझे ऐसा लगता है जितना मैंने समझा है, क्योंकि मैंने भी लिया हुआ है, जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, टर्म इंश्योरेंस आपके लिए उतना महंगा होता चला जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस महंगा होता चला जाएगा। बिल्कुल करेक्ट। लेकिन अगर आपने जल्दी एज पे ले लिया टर्म इंश्योरेंस, तो उसका प्रीमियम हमेशा आपके लिए फिक्स रहेगा, जो भी आपने प्रीमियम ले लिया हो। और बिल्कुल प्लेन वनीला लेना है, कोई कॉम्प्लिकेट नहीं करना कि 20 साल पे कर दो उसके बाद पे नहीं करना, 5 साल पे कर दो उसके बाद पे, ये सब कंफ्यूजन में पड़ना ही नहीं। आपको प्लेन वनीला प्रोडक्ट लेना है इंश्योरेंस का। क्या होता है, जब मुझे आपसे पैसे कमाने हैं, आपसे मेरे को अपना मतलब पूरा करना है, तो मैं आपके लिए चीजें कॉम्प्लिकेट कर दूंगा। जब मैं चाहता हूं कि आप जेन्युइनली हेल्प करो, तो मैं आपके लिए चीजें सिंपल कर दूंगा। तो जो टर्म इंश्योरेंस सिंपल है, उसको सिंपल रहने दो। क्या बात है, ये चीज़ तो सीखने लायक है। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पे। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के कितने टोटल रास्ते हैं, कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है, अगर पैसे हैं तो किसी के पास। अच्छा, उससे भी पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि कोई अगर 10,000 रुपये कमाता है, या जितना भी कमाता है, एक्स अमाउंट कमाता है, उसका कितना % उसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि वो समझे। और इन्वेस्टमेंट अगर हो तो कितने तरह के इन्वेस्टमेंट है, उसमें उसे वो कैसे डिवाइड करे, सोचे कैसे। देखो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना, मिनिमम आपका 25% का इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए सैलरी का। जैसे से आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, वो परसेंटेज बढ़ता रहेगा, क्योंकि आपके खर्चे आपकी सैलरी के एक्सपोनेंशियल में नहीं बढ़ेंगे। बट मिनिमम 25% से आप स्टार्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट के मोड की बात करें तो जब आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले आपके लिए म्यूचुअल फंड ऑप्शन आता है। म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड आपको कम से कम 1 साल तक देखना चाहिए कि किस तरीके से काम करता है, वहां पे रेगुलरली इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके घर में यूजुअली 2 बच्चे होते हैं, मैं कहता हूं तीसरा बच्चा भी लिख लो, वो है आपकी SIP। जिस समय आप बूढ़े हो जाओगे, चाहे आपके पहले 2 बच्चे, आप उन पे इमोशनली डिपेंडेंट रहो, पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहने की कोई जरूरत नहीं होगी। अगर आपका तीसरा बच्चे पे आपने उतना ही खर्चा किया जितना आपने अपने पहले 2 बच्चों पे किया था। क्या बात है, बहुत ही प्रीमियम एग्जांपल दिया है ये, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया है पहला, आपको म्यूचुअल फंड SIP से, म्यूचुअल फंड से शुरू करना है। सेकंड, अगर आप थोड़ा सीख गए हो मार्केट के बारे में, जान गए हो बेसिक्स, तो आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। वहां पे आपके रिटर्न्स की पोटेंशियल बढ़ जाते हैं। थोड़े बेसिक पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सट्टा बाजार नहीं है, दिस इज सीरियस बिजनेस, दिस इज नॉट अ होपिंग गेम। अगर आप जस्ट होपिंग गेम करने आए हो, तो यहाँ पे आप पैसा नहीं कमा पाओगे। सट्टा मारने आए हो, तो यहाँ पे पैसा नहीं कमा पाओगे। सीरियसली एक टाइम टेस्टेड प्रोसेस के बेसिस से पैसा कमाना चाहते हो, नदियां बह रही है पानी की, पैसों की। जितना मर्जी पड़े आप निकाल लो उस नदी में से पानी, आपके लिए भरा पड़ा है, पर आपके पास प्रोसेस होना चाहिए, वरना आप उस नदी में अपना पानी डाल दोगे। करेक्ट। तो सेकंड हो गया स्टॉक्स, जिसमें आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो, आप ट्रेड भी कर सकते हो। फोर्थ और बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है डेट से रिलेटेड पॉइंट्स, चाहे वो डेट फंड हो, चाहे आपका सुकन्या समृद्धि स्कीम हो, चाहे आपका PF हो, PPF हो, डेट का कोई भी प्रोडक्ट हो, वहां आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपका कैपिटल बड़ा है तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, बिकॉज पिछले 10 साल में प्रॉपर्टी में रिटर्न्स नहीं आए, मैंने खुद ने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, आपने भी अच्छा किया है, मुझे पता है, तो ये एक अच्छा एवेन्यू हो जाता है। लास्ट आता है हमारे पास एक क्रिप्टो। अगर आप नई चीज को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आप क्रिप्टो में 2-5% का अपना एक्सपोजर रख सकते हो, जितना रिस्क आप लेने की कैपेसिटी रखते हो। अगर आपकी एनुअल सैलरी 20 लाख के कम की है, आप क्रिप्टो को छोड़ दो, नहीं आपके लिए क्रिप्टो। कोई भी जना मीडिया में आके या कहीं पे भी आके कुछ बोल रहा है, मेरे को किसी की ओपिनियन के बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं करना है, दिस इज माय हार्ड एंड मनी। बहुत लोगों की ओपिनियन है कि क्रिप्टो नेक्स्ट बिग थिंग होने वाला है, मैंने मान लिया नेक्स्ट बिग थिंग है, उसको प्रूव होने दो, मैं भी इन्वेस्ट कर दूंगा। अगर आपकी कैपिटल कम है तो, अगर आपकी कैपिटल, अगर आपकी एनुअल सैलरी 20 लाख के ऊपर की है, तो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ चुकी है। आप ले सकते हो कि अगर मेरे 50,000 रुपए डूब भी गए तो कोई बात नहीं यार, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ नई इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास को, तो वो रिस्क आपकी टेकिंग कैपेसिटी आ चुकी है, तो आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हो, वरना बस यहाँ पे आपका एंड हो गया सारा काम। तो फिर तो अनंत 20 लाख से ऊपर की कैटेगरी में आता है 100%। तो फिर अनंत का कितना है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट? मेरे क्रिप्टो करेंसी का इन्वेस्टमेंट, आई विल बी वेरी ट्रू, अगर मैं मार्च की बात करूं तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पहुंच गया था, एक अच्छा अमाउंट था, पर बिकॉज मेरे सीए ने कहा कि यार आनंद भैया सारे रूल्स चेंज हो रहे हैं, सब रिडीम करो, रिडीम कर लेते। और ये मैसेज मैंने ओपनली सब जगह डाला था, जो भी मुझसे कनेक्टेड है उन्हें पता होगा, मैंने ओपनली डाल दिया था कि बिकॉज मार्च एंडिंग आ रही है, मैं एक बार सारा रिडीम कर रहा हूँ, फिर वापस से प्लान करेंगे। तो मैंने रिडीम कर दिया सारा 0। उसके बाद जो प्लान किया वो, बिकॉज अप्रैल में मेरा फिनक्लेव आ गया था, अपना वो शो था, उसके बाद मेरा बर्थडे आ गया था, तो थोड़ा डिले हो गया। तो अभी जो मेरा एलोकेशन है वो करीब बहुत कम है, बट हाँ 20-25 लाख के ऊपर का एलोकेशन है, बट उससे ज्यादा अभी नहीं हो पाया, बिकॉज प्लान ही नहीं हो पाया। रिडीम किया, उसके बाद भगवान ने ऐसी कृपा करी थी, हम बच गए। फिर जून में मेरी वाइफ का बर्थडे आ गया, तो हम गोवा चले गए थे। फिर कुछ ना कुछ बैक टू बैक चल रहा है कि प्रॉपर्ली वो इन्वेस्टमेंट हो नहीं पा रहा है, पर मैंने वहां पे SIPs कर रखी है कुछ क्रिप्टो में। मैं सिर्फ बेसिक कॉइन्स में इन्वेस्ट करता हूँ, बिटकॉइन, इथेरियम, दैट्स इट, एंड USDC, USDT, दैट्स इट।
उसके बाहर मैं नहीं जाता। बिटकॉइन और इथेरियम में मेरी एसआईपी चल रही है, 25,000 रुपए की है, जो रेगुलरली चलती जा रही है, बस और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं वहाँ पे। क्रेजी। बाय द वे, अभी हम लोग जब ब्रेक ले रहे थे तो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता लगी। अगर आप एक यूट्यूबर हो या फिर क्रिएटर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, तो ऑब्वियसली आपके पास कैमरा होगा और आपने गौर किया होगा कि इन कैमरास के अंदर क्या होता है, हर 30 मिनट में आपको एक बार फेस चेंज करना होता है। मुझे लगा ये तो कोई टेक्निकल इशू होगा, लेकिन अब पता लगा कि एक फाइनेंशियल इशू है। अब वो क्या है, जरा जानते हैं अनंत से। अनंत, ये क्या फंडा है, जरा बताओ। बेसिकली 30 मिनट के ऊपर होते ही ना ये इस पे टैक्स एडिशन लगता है। ओके। तो इन कंपनीज ने स्पेशली स्टार्ट किया था इसको, कैनन ने बहुत स्मार्टली प्ले किया कि कोई बात नहीं, हम 19 मिनट की रिकॉर्डिंग देंगे एक बार में। अच्छा। और टैक्स बच गया था एक बहुत मेजर अमाउंट का। ओके, तो मतलब सरकार टैक्स लेती है अगर 30 मिनट से ऊपर जाता है। इंपोर्ट ड्यूटीज भी बढ़ जाती है, काफी सारे इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, तो ये टैक्स सेविंग टूल है। ओह, ये बात हमें एक्चुअली पता नहीं थी। आप ऐसे कितने लोगों को पता थी, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अब अगले सवाल पर चलते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, पैसों की बात बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट इट कैन बाय यू क्रेजीनेस, हैप्पीनेस। तो एक बात बताओ यार, अनंत से अगर कोई सवाल पूछे कि अनंत आज तक, अभी तक जितनी लाइफ आपने जी है, उसमें ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट था जहां पर आपको गजब का रिटर्न मिला है? हम देखते हैं ओ माय गॉड इतना रिटर्न, और वो कितना था अगर आप बता पाओ तो सबसे अच्छा रिटर्न तो मुझे खुद पे इन्वेस्ट करने पे मिला है। मैं सबको ही कहता हूँ, अगर आपकी अभी सैलरी बहुत कम है, इनकम बहुत कम है, खुद पे इन्वेस्ट करो, स्किल पे इन्वेस्ट करो। और वही आप भी काम कर रहे हो कॉन्कर वर्ल्ड के थ्रू, कि स्किल पे इन्वेस्ट करवा रहे हो। एग्जैक्टली। सो स्किल पे बोलना नहीं आता था सर, अभी यूट्यूब चैनल चल रहा है, किस पे चल रहा है कि मैं बोल पा रहा हूँ। तो ये स्किल डेवलप करने पे बहुत इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो ये इसने ऐसे रिटर्न्स दिए जो मैं काउंट ही नहीं कर सकता। करेक्ट। स्टॉक मार्केट के बारे में हमने खुद ने पढ़ाई पे बहुत किया है, बहुत स्टडी किया है, एजुकेशन ली है, उसने बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया है। मेरे हिसाब से मेरी एजुकेशन इज माय सेकंड बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट आफ्टर माय स्किल। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं सवाल पूछूं कि अनंत के फेवरेट स्टॉक्स कौन से हैं, टॉप 5 स्टॉक्स जो अनंत को बड़े अच्छे लगते हैं। अगेन मैं कह देता हूँ ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये उसका फेवरेट है, मैं ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ। बट अगर टॉप 5 स्टॉक्स अनंत के पूछे पर्सनल स्टॉक, तो कौन से होंगे? मेरे पर्सनल स्टॉक ये है, लिस्ट बहुत सिंपल सी है। डोंट मैरी अ स्टॉक, प्ले डेटिंग गेम। ओके। तो जब मैं स्टॉक्स में बात करता हूं तो मेरे कोई भी पसंदीदा नहीं है। एवरी स्टॉक इज अ बैड स्टॉक, सारे के सारे निहायती खराब स्टॉक है टिल दे गो अप इन प्राइस। अगर उनकी प्राइस बढ़ेगी तो मुझे वो पसंद आएंगे। मैं किसी भी स्टॉक से कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है मेरा। लोग कहने को कहते हैं कि भाई एमआरएफ बाय कर लेता, बट हमें नहीं पता कि कौन सा एमआरएफ अगला होने वाला है। आज कई लोग देते 5-5 स्टॉक की लिस्ट और कहते हैं कि ये बड़े मल्टीबैगर होने वाले हैं। मैं कहता हूं कि उनको 1% आइडिया नहीं कि वो हो भी सकते हैं क्या। रीजन बताता हूं। अगर हम सिर्फ निफ्टी की बात करें, निफ्टी 50 बिल्कुल स्टार्टिंग से 1989 से वहां से लेके अभी तक अगर हम निफ्टी 50 के स्टॉक्स लेके, तो सिर्फ 7 ऐसे स्टॉक्स है जो अभी तक निफ्टी 50 का पार्ट बने हुए, बाकी सारे स्टॉक्स चेंज हो गए। ओके। तो इंडिया के टॉप 50 स्टॉक नहीं टिक पा रहे, वहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी लेस देन प्रोबेबिलिटी 10% है। तो मैं कैसे बोल दूं कि मेरे 5 फेवरेट स्टॉक है? कोई फेवरेट स्टॉक नहीं है। जो स्टॉक जिस समय मुझे पसंद आएगा, बिकॉज उसमें फंडामेंटल और टेक्निकल काम अच्छा हो रहा है, वो मेरे लिए अच्छा स्टॉक है, वरना वो मेरे लिए बिल्कुल खराब स्टॉक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि फिर हमारा सिलेक्शन कैसे किया जाए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप लॉन्ग टर्म बाय एंड फॉरगेट करना चाहते हो, एजेस के लिए बाय करना चाहते हो, तो इंडेक्स फंड को बाय कर लो या म्यूचुअल फंड को बाय कर लो, क्योंकि वहां पे आपके पास बास्केट आएगा। इंडेक्स फंड में भी आपके पास बास्केट आएगा और उस समय की टॉप 50 कंपनी हमेशा आपके पास रहेगी। एज सिंपल एज दैट। म्यूचुअल फंड में ले लो, क्योंकि फंड मैनेजर आपके लिए ध्यान रख रहा है। बाय एंड फॉरगेट स्टॉक्स में करना वन ऑफ द बिगेस्ट पाप होता है जो लोग करते हैं। लोग कहते हैं कि भाई मैंने बाय एंड फॉरगेट कर दिया। मैंने इतने वीडियोस बना रखे हैं इस पे अपने चैनल पे कि बाय एंड फॉरगेट करने वाले स्टॉक्स का 99% क्या हाल होता है। 1999 में जिस समय टेक बस्ट हुआ था, लोगों ने बाय एंड फॉरगेट किया था ऐसे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जिसका नाम आज के दिन आपको पता भी नहीं है। 2003 से 2007 में जब मार्केट का बुल रन आया था, उस समय चला था रियल स्टेट, कमोडिटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ऐसी कंपनी चली थी। अगले 13 साल तक उनको कोई पूछ नहीं रहा था। फिर अगले 13 साल क्या चला? 2008 से लेके ऑलमोस्ट 2020 तक हमारे चले थे एफएमसीजी, आईटी, इनका बूम आया, यूएस मार्केट का बूम आया, तो सब यूएस मार्केट के पीछे भागे। अब पोस्ट कोविड क्या हुआ? 2020 के फर्स्ट पहले हाफ में, पोस्ट कोविड पहले 1-1.5 साल में चला 2004 से 2008 वाले स्टॉक। फिर सेकेंड हाफ में चले 2009 से लेके 2020 वाले स्टॉक्स। तो इसलिए आपको चेंज होना पड़ेगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, तो यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द मार्केट। आई ऑलवेज रिस्पेक्ट मार्केट। जैसा मार्केट कहेगा मैं चेंज हो जाऊंगा। कोई मेरे को गम नहीं है, कोई मेरे को शर्म नहीं है कि मैं चेंज हो गया। तो अनंत की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि एंट्री इज नॉट इंपॉर्टेंट इन शेयर मार्केट, एग्जिट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बोथ आर इंपॉर्टेंट। बेस्ट
पॉइंट टू एग्जिट इज कि आपने एंट्री सही टाइम पे करी हो। कितने फ्रिक्वेंटली जवाब दे रहा है, और एक बार चेहरा दिखाओ अपना कैमरे पे, दिखाओ ये स्माइली जो चेहरा दिख रहा है कितना यंग लग रहा है। अच्छा एज बताओ सबको अनंत। 29। 29 साल का ये लड़का है और आई कैन से कि ये मिलियनर है, isn't it? मैं सही बोल रहा हूँ? और सेल्फ मेड मिलियनर। नहीं, मैं मिलियनर हूँ बिकॉज मेरे मिलियन परिवार है लोगों का। 1 मिलियन के ऊपर हमें। यार देखो फाइनेंस की बात तो अनंत से हर बार करते हैं, हर चैनल पे अनंत ने फाइनेंस की बातें की हैं, थोड़ा पर्सनली बात करते हैं इनसे, है ना। सबसे पहले तो मुझे आपके आपकी मैरिड लाइफ के बारे में, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं। लास्ट टाइम पे हम लोग जब साथ में थे तो आपके पापा ने आपसे एक सवाल पूछा था, मैं चाहता हूँ मैं वही सवाल दोबारा पूछूं और उसका जवाब आप दो। और वो सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था और इनके पापा ने पूछा था बाय द वे, तो उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ मैं। क्रेडिट गोज टू हिज फादर। उन्होंने सवाल पूछा था ये कि उनसे, इनफैक्ट यार सोचो आप, मतलब वो भी फाइनेंस बैकग्राउंड से, ये भी फाइनेंस बैकग्राउंड से। उन्होंने स्टेज पर जब उनको इनवाइट किया गया तो क्या सवाल पूछा होगा? उन्होंने ये सवाल पूछा कि अनंत अब ये बताएगा कि उसने अपनी वाइफ को प्रपोज कैसे किया था, isn't it? तो अब अनंत मैं चाहता हूँ कि इस सवाल का जवाब ब्लश करवा रहे हो मेरे को। बताओ। तो एक्चुअल जेन्युइन वाला प्रपोज मैंने किया था न्यूजीलैंड में। हम लोग ने स्काई डाइविंग किया था, वो हमारा बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था स्काई डाइविंग का। उसके बाद स्काई डाइविंग के नीचे हमने लिखवा दिया था, मैं आपको इमेजेस वगैरह दे दूंगा, आप यहाँ पे लगाना, बड़ा प्यारा लगेगा। नीचे लिखवा दिया था विल यू मैरी मी एंड आई लव यू। तो उस तरीके से जब वो डाइव कर रही थी, मेरी फर्स्ट डाइव हो चुकी थी, मैं जस्ट नीचे आ चुका था। सेकंड डाइव उनकी थी, जब उनकी डाइव थी और जो नीचे वो पहुंचे तो उनको सामने दिख रहा था ये लिखा हुआ। ऑलमोस्ट 2000-3000 स्क्वायर फीट में दिखना स्टार्ट हुआ था। तो जब कूदे तो उसको समझ में आ गया जीने मरने की बात तो अभी कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, न्यूजीलैंड में यू सेड कि प्रपोज किया। हाँ। ये न्यूजीलैंड में प्रपोज किया तो हनीमून था हमारा, शादी के बाद ढंग से प्रपोज हुआ था। ओह ये क्रेजी था भाई, शादी के बाद प्रपोज, ये क्या था? हाँ मतलब मैंने प्रपोज प्रॉपर्ली, हमने सोचा था कि प्रपोज करूंगा, कई बार एक आध और प्लान किया, कुछ हो गया। इवन हम लोग प्री वेडिंग करने के लिए स्विट्जरलैंड में शूट करने गए थे, वहां पे भी प्रपोज नहीं कर पाया मैं, कुछ तो प्लान किया था। मतलब मैं कहूँ कि अरेंज मैरिज थी और उसके बाद वो कन्वर्ट हो गई लव मैरिज में। प्रपोज किया ना उसकी वजह से। शादी के बाद प्रपोज किया, तो आप कुछ भी कह सकते हो उसको। क्या बात। लेकिन अगर मैं सवाल पूछूं कि शादी के बाद अनंत में 3 ऐसे चेंजेस जो खुद देखे हैं कि यार शादी के बाद आए, वो क्या? तो सबसे पहला चेंज तो मुझे बचपन में कहते थे ज्यादा बोलने वाला अनंत, वो खत्म। अच्छा ऐसा बोलती बंद हो गई। ठीक है, जनरली उनकी एडवाइस बहुत अच्छी होती है, बड़े प्यार से बात करते हैं, तो मेरे को पसंद है उनको सुनना, क्योंकि मैं खुद बहुत बोल चुका होता हूँ यूट्यूब पे इधर उधर, तो घर पे आके अच्छा करते हैं कि उनकी बातें सुन ले। सेकंड, उन्होंने मुझे पर्सनल ग्रूमिंग में बहुत हेल्प किया है, सिर्फ कपड़ों के लिए नहीं, किस तरीके से रहना है, किस तरीके से प्यार से रहना है, किस तरीके से। कभी मेरे को हल्का सा भी ईगो आ जाता है या थोड़ा सा भी स्टार्ट भी होता है, तो वो मेरे को अपने आप नीचे ले आती है कि भैया तुम कैसी बातें कर रहे हो। अर्जुन नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। क्या बात है। भीला कोसिया गोपिया वही अर्जुन वही बाण। क्या बात है। ये बड़ी कृष्ण भगवान की स्टोरी है। कृष्ण भगवान जब अपने अंतिम समय में थे, उस समय में वो बैठे हुए थे, अर्जुन को बुलाया क्योंकि गोपियां सब मिलने आई थी। अर्जुन को कहा कि अर्जुन इन सब गोपियों को ढंग से छोड़ के आ जाना। अर्जुन कहता क्या बात कर दी भगवान, अभी मैं छोड़ दूंगा, मैं तो पूरा महाभारत में बिल्कुल 4 साल मैंने लगाए थे, मैं आराम से छोड़ दूंगा। जाता है, रास्ते में भील आते हैं, छोटे मोटे लेके आते हैं अपने खिलौने जैसे टूल्स, और अर्जुन को हरा के चले जाते हैं। समय समय की बात है। तो ये ग्राउंडेड रहना, मैं कभी भी उड़ता हूँ तो वो अपने आप ग्राउंडेड कर देती है। वैसे यूजुअली स्टार्टिंग से मेरी ग्रूमिंग इसी तरीके से हुई, हम उड़े न, बट फिर भी कभी कभी उड़ते हैं तो वो अपने आप ग्राउंडेड कर देते हैं। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उन्होंने सपोर्ट किया है लाइफ में। क्या बात। तो अगर मैं आपसे पूछूं, फाइनेंस को हटा देंगे, फाइनेंस को अगर हटा दें तो उसके अलावा 3 ऐसी बुक्स जो कि अनंत की फेवरेट है, वो कौन सी? मैं बहुत बेसिक बुक की बात करूंगा, ऐसी बुक जो हर कोई पढ़ सकता है। मतलब वो 2 घंटे की बुक से सिर्फ, हु मूड माई चीज, फर्स्ट बुक। हाँ बहुत बहुत बढ़िया बुक। 1 घंटे की बुक है, कुछ नहीं, 50-60 पेज की बुक है, आपको लाइफ सिखा देगी क्या होता है। करेक्ट। 1 मिनट मैनेजर। इसमें आपको सिखा देगी कि 1 मिनट में आप अपना पूरा दिन, पूरा महीना, पूरा हफ्ता, पूरा साल कैसे मैनेज कर सकते हो। क्रेजी। 1 मिनट चाहिए आपको सिर्फ, वो 1 मिनट मैनेजर पढ़ो। क्रेजी। एंड थर्ड, फैमिली विजडम, रॉबिन शर्मा, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। करेक्ट। तो वो आपको सिखा देगी। और एक बोनस बुक जस्ट लड़के लड़कियों के लिए, मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस। कैसे सोचती है लड़कियां, कैसे सोचते हैं लड़के, और क्यों दोनों की थॉट प्रोसेस में डिफरेंस आता है, ये आपको सिखा देगी। शादी से पहले इस बुक को जरूर पढ़ लेना। तो विमेन आर फ्रॉम वीनस, ये बुक आपने पढ़ ली है, मैं पहला तो लाइन बोला ही नहीं।
इसका मतलब आपने बोला कि आप समझ सकते हो इस बुक को पढ़ने के बाद लड़कियां कैसे सोचती हैं, दोनों के थॉट प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, isn't it? लड़के किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, लड़कियां किस तरीके से रिएक्ट करती हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है, और इन ओपिनियन के डिफरेंस में होने का एक बहुत बड़ा कारण है, उसको बहुत प्यारी लैंग्वेज में सिखाया गया, और वो आप समझ जाओगे तो आपके लाइफ में आर्गुमेंट्स थोड़े कम हो जाएंगे। Finally, let's go to the second round and that is rapid fire with one and only Anant. First question, आपकी फेवरेट बुक? जैसे हमने ऑलरेडी बात करी, रिच डैड पुअर डैड है फेवरेट बुक, बाकी 3 बुक भी अच्छी है बट सबसे फेवरेट रिच डैड पुअर डैड। अच्छा, आपकी फेवरेट बुक अगर मैं फाइनेंस हटा दूं तो? हु मूड माय चीज। ग्रेट। आपकी फेवरेट ड्रिंक? नींबू पानी। चाय, कॉफी या नींबू पानी? नींबू पानी, एनी डे। एनी डे? एनी डे, एनी टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर फेवरेट प्लेस? घर। कोटा और मुंबई? मुंबई। फाइनली, आपको पहाड़ों में जाना अच्छा लगता है कि बीचेस पे? बीचेस। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट? जब जॉब छोड़ी थी। ओके, आपकी लाइफ की, आपके करियर की, जब आपने जॉब स्टार्ट की थी तो पहली अर्निंग क्या थी, फर्स्ट अर्निंग? मेरी इंटर्नशिप के समय फर्स्ट अर्निंग थी 15,000 रुपीज पर मंथ की, और जब मैंने जॉब करी थी, जॉब का पैकेज मेरा 35 लाख रुपीज प्लस बोनस का था, जो मैं 1-2 महीने में छोड़ के आ चुका था। आपकी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट डिसीजन? सबसे डिफिकल्ट जिसमें मैंने सबसे ज्यादा टाइम दिया था, शादी, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग के लिए होने वाली थी, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट था, तो मैं बहुत डरते डरते हाँ किया था। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपको चूज करने को बोलूं कि YouTube, Instagram और Facebook, क्या चुनोगे? YouTube, एनी डे। बहुत बढ़िया। YouTube की सबसे एक खास चीज जो बहुत अच्छी लगती है, एक? कि आप लोगों से कनेक्ट होते हो वहां पे। करेक्ट। आपका फेवरेट बॉलीवुड एक्टर? एक्टर मुझे रणवीर सिंह बहुत पसंद है। क्या बात है। आपकी फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेस? एक्ट्रेस एज सच अभी कोई नहीं है, बट अभी ऑफ लेटली आलिया भट्ट का जो काम है वो अच्छा है, गंगूबाई में, तो वो ठीक है, बट एज सच कोई फेवरेट, बहुत ज्यादा डाई हार्ट फेवरेट नहीं है। ऐश्वर्या राय कपूर उस समय। क्या बात। ऐश्वर्या राय बच्चन, सॉरी, बच्चन। ऐश्वर्या राय बच्चन उस समय। अच्छा, एक और चीज, आपकी फेवरेट बॉलीवुड मूवी? 3 इडियट्स और RRR। 3 इडियट्स हटा दो, RRR तो बॉलीवुड नहीं हुई ना एक तरह से? मुझे तो बॉलीवुड ही लगी, हिंदी में देखी, मेरे को बॉलीवुड लगी। आपका फेवरेट साउथ स्टार? मैं बहुत ज्यादा किसी को भी फॉलो नहीं कर रहा, पर प्रभास। हाँ। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको चूज करना हो बिटवीन बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और एनी अदर पार्टी, क्या चूज करोगे? इंडिया। ग्रेट। इंडिया, जो इंडिया के लिए काम करे वो पसंद है, कोई फर्क नहीं पड़ता नाम क्या है। तो अगला सवाल मेरा यही था, आपका फेवरेट स्टॉक क्या है? एनी टाइम फेवरेट स्टॉक? एनी टाइम फेवरेट स्टॉक, जिस स्टॉक ने मुझे बहुत पैसा कमा के दिया और बहुत लॉस भी दिया, वैभव ग्लोबल। पहली बार मैंने उसका कैपिटल डेढ़ा हुआ था मेरा उसमें, फिर डबल हुआ था, फिर ट्रिपल हुआ था, और नेक्स्ट टाइम मुझे लॉस हुआ था रफली 15 लाख रुपए का सिंगल स्टॉक में, जो मैंने ओपनली डाल भी रखा है। आपकी फेवरेट कार? कार मेरे को ऑडी पसंद है, जो सर्विस बहुत खराब हो गई पसंद थी बहुत, बिकॉज ड्राइविंग एक्सपीरियंस इज अमेजिंग, बट सर्विस इज, आई डोंट नो, आई होप दे इंप्रूव। अच्छा, ब्रांड की बात कर लेते हैं। आपका फेवरेट मोबाइल ब्रांड? कोई फेवरेट नहीं है, अभी आईफोन यूज करना पड़ रहा है बिकॉज लॉकिंग उसमें हो जाती है थोड़ी बहुत, कोई फेवरेट नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे? कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अनंत एज अ मोटिवेशन स्पीकर और अनंत एज अ फाइनेंस गाय? फाइनेंस गाय, एनी डे। एनी डे। अगर किसी को एक जगह इन्वेस्ट करने का एडवाइस देना हो, सिर्फ एक जगह पे, तो अनंत कौन सा पिक करने को बोलेगा? खुद पे, पर सबसे इंपॉर्टेंट है इन्वेस्ट कर दो, कहीं भी कर दो, जो आपको पसंद आए कर दो, बट कर दो। सोचो मत कल करेंगे, परसों करेंगे, क्योंकि कल कभी नहीं आएगा। और पहला इन्वेस्टमेंट सबसे डिफिकल्ट होता है। पैसा और फैमिली? फैमिली। आपकी फेवरेट कंट्री? इंडिया। इंडिया को छोड़ के फेवरेट कंट्री? आइसलैंड। कभी गए हो आइसलैंड? हाँ, नदर लाइट्स देखा था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, और वहाँ के लोग बहुत प्यारे थे, तो अच्छी लगी थी कंट्री। बहुत बढ़िया। अच्छा, स्विमिंग करना आता है आपको? थोड़ी बहुत। माय वाइफ नोज बेटर। अनंत की सबसे बुरी बात? मैं कई बार ना थोड़ा सा लेजी हो जाता हूँ, जब मूड है ना कि लेजी, तो फिर वो पूरा ही लेजी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और बुरी बात है, पता है? हाँ। मैं गुस्सा बहुत जल्दी हो जाता हूँ, पर मान उतनी जल्दी जाता हूँ, बट मैं क्या होता है, कभी किसी से गुस्सा होना तो इमीडिएटली कुछ भी बोल जाता हूँ। मेरे को इमीडिएटली रियलाइज होता है अरे मैंने गलत कर दिया, पर मैं वो एक जो शब्द निकल जाते हैं वो वापस नहीं आते, तो वो शब्द थोड़े रूड निकल जाते हैं कभी कभी। उस पर कंट्रोल कर रहे हो? कोशिश कर रहा हूँ। अनंत को गुस्सा आता है? मतलब आता है, पर मैं वित्तीय जल्दी मान जाता हूँ। अगर आपने मेरे साथ कुछ बुरा किया, मैं आपसे नाराज हुआ, तो अगले 5 मिनट तक नाराज रहूंगा, उसके बाद अपन वही भाई है। तो मेरे से ज्यादा देर गुस्सा रहा नहीं जाता, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सामने वाला भी नहीं होना चाहिए गुस्सा मेरे से ज्यादा देर तक, और सामने लोग तो हर्ट हो गई, वो तो है गुस्सा, भैया हम क्या करें तो मैं फंस जाता हूँ उस मैटर में। अच्छा, अनंत की सबसे अच्छी आदत? मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकता हूँ, आपके जितनी नहीं, पर हाँ मैं कर सकता हूँ, आई एम कंसिस्टेंट। फाइनली
रैपिड फायर का आखिरी सवाल। फाइनली रैपिड फायर राउंड होता है खत्म। अब चलते हैं हम लोग अगले राउंड की तरफ। हमारा थर्ड राउंड ये है कि हम आप यहाँ पे कोई एक शब्द बोलूंगा मैं, उसको सुनते ही आपके दिमाग में जो पहला रिएक्शन आता है उसको सुनते ही वो आपको बताना है। तैयार हो? डन। तो चलिए तीसरा राउंड हम लोग खेलने वाले हैं अनंत के साथ में, और वो ये है, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन योर माइंड व्हेन यू हियर दिस। नंबर 1, दैट इज राकेश झुनझुनवाला। लेजेंड। रतन टाटा। अल्ट्रा लेजेंड। हार्ट, ही इज सिंपली हार्ट। मतलब उनसे आप जो कहते हैं ना कि पाँव छूने को मिल जाए तो दिन बन जाए, जीवन बन जाए। पंकज लद्दा। मोटिवेशन मेरे लिए। कानन। लव। दैविक। सब कुछ। इंडियन एजुकेशन सिस्टम। गुड बट वी कैन इम्प्रूव। इंडियन पॉलिटिक्स। Good, but we can improve a lot. इंडियन मीडिया। Very important. राहुल गांधी। No opinion. मतलब I have no opinion about him. नरेंद्र मोदी। जिगरा है बंदे में, मतलब उनके साथ जिगरा मैंने नहीं देखा। ओके नेक्स्ट, मनी। Must have in life. फैमिली। Most important in life. रचना रानडे। Inspiration. प्रांजल कामरा। Bold. ऋषभ जैन। My guru. अनंत एज अ फैमिली पर्सन। Caring. अमेजिंग। तो ये थर्ड सेक्शन भी इन्होंने सक्सेसफुली क्रॉस कर लिया है भैया। इतना अच्छे तरीके से आंसर्स दिए, इतने फ्रीक्वेंट आंसर्स दिए हैं। बहुत बढ़िया आनंद, बहुत 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 मजा आया। आखिरी हमारे सेशन पे है, और उस आखिरी सेशन का नाम है अगर आप ये होते तो आप क्या करते, है ना? इफ यू वर बी दिस देन व्हाट विल यू डू। तो इस सेशन में पहला सवाल है अनंत से। अनंत, अगर आप इस देश के प्रधानमंत्री होते तो एक चीज जो आप चेंज करते तो वो क्या करते? अपना स्टेटस। कैसे? इंस्टा स्टेटस। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं इंडिया के यूथ के ऊपर फोकस करते हुए उनके लिए कुछ पॉलिसीज जरूर लाता जो और उनको मोटिवेट करती है। हमारे पास है पॉलिसीज, बट मैं यूथ पे अपनी जी जान लगा देता। क्या बात। अगर अनंत फाइनेंस मिनिस्टर होता तो क्या करता? मैं टैक्सेशन को और सिंप्लीफाई करता और थोड़ा सा रिड्यूस करता। अगर अनंत राकेश झुनझुनवाला होते तो क्या करते? अरे सर, नहीं हो सकते, कैसी बातें कर रहे हो यार। मतलब ही इज अल्ट्रा लेजेंड यार। मतलब उनके लिए पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट उनके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। मतलब ही वाज बुलिश ऑन इंडिया एंड ही मेड मनी आउट ऑफ इट। पीपल ट्रोल्ड हिम बट ही मेड मनी आउट ऑफ इट। सो ही इज अल्ट्रा लेजेंड। फाइनली लास्ट सेगमेंट भी हमारा खत्म होता है। अब हम एक आखिरी सवाल पर है अनंत से, वो सवाल इनसे पूछेंगे और उसके बाद ये सेशन खत्म होता है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। उस यूथ के लिए, इंडियन यूथ के लिए, या जो भी जितने भी कंट्री के यूथ है जो देख रहे होंगे, आपको अगर 3 एडवाइसेस ताकि वो लाइफ में बहुत अच्छा कर लें अगर आपको देनी हो तो वो क्या होंगी? खुद को जानो, पहचानो और खुद को विश्वास रखो। खुद के कन्विक्शन पे कन्विक्शन रखो। हमें क्या होता है, दुनिया में सब पे भरोसा है अपने आप को छोड़ के। करेक्ट। और जो आपके लिए आपकी दुनिया बदल सकता है वो आप खुद हो। करेक्ट। फर्स्ट। सेकंड, क्या होता है, अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, अगर मेरा ऊपर ही ढक्कन लगा हुआ है, आप कुछ भी करके इसमें पानी नहीं डाल सकते, तो अपने एक बार ढक्कन को हटा लो और किसी की भी नई की बात सुन रहे हो तो नए पर्सपेक्टिव से एंटर होने दो उसको। इट्स एब्सोल्युटली ओके। उसका ओपिनियन आपसे अलग हो सकता है, बट उसकी बात तो सुन लो, क्या कहना चाह रहा है। अगर आप अरविंद सर के चैनल पे आए हो तो प्यार से सुनो सर क्या कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आप इनसे अग्री करते हो सकता है डिसएग्री करते हो, पर आप इनकी बात सुन रहे हो। थर्ड, अपनी टीम बिल्डिंग स्किल्स को इंप्रूव करो। करेक्ट। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, आप अकेले नहीं कर सकते। करेक्ट। आपको अपनी सेना तो चाहिए। अगर आप श्री राम भी हो तो आपको अपनी वानर सेना और हनुमान जी तो चाहिए ही चाहिए। बहुत बढ़िया। तो अपनी सेना पे काम करो और उसको डेवलप करो। क्या बात है यार। अनंत से मैंने इतनी बातें करी हैं, बट आज के पॉडकास्ट में जितना मैंने अनंत के बारे में जाना है, कितना स्मार्टली बोलता है, कितने बढ़िया तरीके से अपने व्यूज को रखता है, कितने बढ़िया तरीके से आंसर देता है, दैट इज अमेजिंग। मैंने पर्सनली बहुत सारी चीजें इस पॉडकास्ट में अनंत से सीखी हैं, एंड आई होप आप लोगों ने भी जरूर सीखी होगी। तो बहुत आगे जाना है और अनंत के लिए बहुत सारे अचीवमेंट्स बाकी हैं, बट आप लोगों ने अनंत का कौन सा आंसर सबसे ज्यादा एंजॉय किया वो आपको लिखना है। और अगर आप मेरी जगह पर होते तो अनंत से क्या सवाल पूछते वो भी आपको लिखना है। अगली बार जब हम अनंत से मिलेंगे तो आपका सवाल आपके नाम से जरूर पूछेंगे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो यार। दिस वाज समथिंग क्रेजी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। इस पिक्चर को वायरल करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मिलता है अगले सेशन में।